जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अमृत एकेडमी पे। हम लोग सीटेट पेपर 2 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें से हम लोग काफ़ी सारे टॉपिक पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे हम लोगों ने डिस्कशन कर रखा है। अपनी 3 सीरीज चल रही है। एक तो अपना 20 डेज सीरीज है जो, और उसके बाद एक है संभावित प्रश्नों की सीरीज, एक हमारा चल रहा है माइंड मैप। ठीक है ना। तो आज हम लोग माइंड मैप का जो साइंस का माइंड मैप है उसका पार्ट 3 करेंगे। इस माइंड मैप में हम लोग जो बायो चैप्टर आता है, बायोलॉजी का चैप्टर आता है, जीव विज्ञान का, उसका लगभग 6 से 7 पेजों में पूरा सिलेबस को समेटने की मैंने पूरी कोशिश करी है। सारे के सारे जो नोट्स हैं आपको एक ही उसमें मिल जाए, जिससे कि आपके दिमाग में ये सारी बातें याद रहे। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहला टॉपिक हमने लिया है सेल। सेल या कोशिका ये क्या होती है? ठीक है ना। देखिए सेल या कोशिका क्या होती है? किसी भी जीवित प्राणी के अंदर जो सबसे छोटी कार्यात्मक इकाई, संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती है, उसे हम लोग सेल कहते हैं। मतलब अगर मैं अपने बॉडी पार्ट का एकदम छोटे से छोटा कोई पार्ट काट के निकाल लूं और उसमें वो सारे गुण पाए जाए जो मेरे शरीर में पाए जाते हैं, तो उसे ही उसका क्या बोला जाता है? कोशिका या सेल बोला जाता है। ठीक है ना। इसकी खोज की थी किसने? रॉबर्ट हुक ने किया था। ठीक है ना। ये पूछा नहीं जाता पर याद रखोगे, सेल के बारे में पूछ लिया जाता है। ठीक है। अच्छा, एक बात होती है कि अब सेल हो गया, सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है और सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है? सबसे बड़ी छोटी कोशिका की अगर बात करें तो वो माइक्रोप्लाज्मा की होती है। ठीक है ना। और सबसे छोटी हो गई माइक्रोप्लाज्मा की, और सबसे बड़ी कोशिका जो होती है वो शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। ठीक है ना। ये बात आपको याद रखना, ये आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है आपका कि कोशिका भित्ति, जिसको कि सेल वॉल बोलते हैं, ये क्या होता है? देखिए सेल वॉल क्या होता है? ये सेलुलोज का बना होता है। सेलुलोज पौधों में पाया जाता है। ठीक है, तो इसलिए सेल वॉल भी किस में पाया जाएगा? केवल और केवल पौधों में पाया जाता है। ठीक है ना। तो देखिए क्वेश्चन इसमें क्या बनता है, कई बार इसमें क्वेश्चन बन जाता है कि वो क्या है जो प्लांट टिश्यू, मतलब उसमें प्लांट सेल और ह्यूमन सेल मतलब एनिमल सेल को अलग करता है, जो केवल और केवल पादपों में पाया जाता है, तो वो सेल वॉल होती है। यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। कोशिका भित्ति होती है। ठीक है ना। कोशिका भित्ति केवल और केवल पादपों में पाया जाता है, पौधों में पाया जाता है। ये बात याद रखोगे ना आप लोग? ठीक है, चलो अब आ जाता है कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली क्या होती है? इसको इंग्लिश में सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। ठीक है ना। ये अर्धपारगम में झिल्ली होती है। अर्धपारगम में झिल्ली का क्या मतलब होता है कि वो कोशिका के बाहर लगी होती है, इसमें सारी चीजें नहीं जा सकती हैं, जो जरूरत की चीजें हैं वही पास कर सकती है। एक तरह से छननी की तरह होता है। ठीक है ना, ये याद रखना। ठीक है, अर्धपारगम में झिल्ली होती है। और ये जो है जंतु कोशिका, पादप कोशिका दोनों में पाया जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन बनेगा कि वो कौन सा है, 4 ऑप्शन दे देगा, जो जंतु और पादप कोशिका दोनों में पाया जाता है, तो वो कोशिका झिल्ली होती है, जिसको कि हम लोग सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। ठीक है, ये बात याद रखोगे आप लोग। अच्छा, अब देखिए अब आ जाता है आपका एक टॉपिक माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? जो ये हमारा सेल होती है ना, जो सेल होती है छोटी से, इसमें ऊर्जा का भंडार गृह, ठीक है, या पावर हाउस बोलते हैं। ठीक है ना, इसको बोलते हैं। क्या होता है? इसकी खोज किया था, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया किसने आइडेंटिफाई किया था? तो ऑल्टमैन ने किया था। किसने किया था? ऑल्टमैन ने। ठीक है ना। इसे क्या, इस कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट भी बन जाता है कई बार, क्योंकि ये एनसीईआरटी में भी है। ठीक है ना। तो पूछ लेगा कि सूत्रकणिका का ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है? उसका क्या कहते हैं, सेल का, कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया का। ठीक है। अब उसके बाद इसी में एक टॉपिक आता है आपका केंद्रक या न्यूक्लियस। न्यूक्लियस किसको बोलते हैं? ठीक है, कोशिका, देखिए कोशिका के मध्य में जो भी केंद्रीय सघन पिंड है उसे केंद्रक बोलते हैं। जैसे ये कोशिका हो गया, इसके अंदर ना कुछ द्रव्य जैसा होता है, सघन पिंड होता है, इसे ही क्या बोला जाता है? न्यूक्लियस बोला जाता है। ठीक है। वैसे बहुत सारे सबके खोजकर्ता के नाम हमने नहीं लिए हैं, सीटेड पेपर में नहीं पूछा गया है। हमने इसको इस तरह से मॉडिफाई किया हुआ है इस शॉर्ट नोट्स को, कि जो पेपर 2 में मोस्ट ऑफ द टॉपिक आए हुए हैं बस वही चीजें हैं, उससे थोड़ा सा इधर उधर है, बाकी सब कंटेंट वहीं से रिलेट है आपका। ठीक है, तो केंद्रक याद हो गया आप लोगों को। केंद्रक किसे कहते हैं? कोशिका के मध्य में पाया जाता है। ठीक है, ये बात याद रखोगे। अब एक नोट पॉइंट आपको याद रखना है कि कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच का भाग को कोशिका द्रव्य बोलते हैं।
जैसे ये अगर मान लो कोशिका झिल्ली हो गया और बीच में ये केंद्रक हो गया, तो इसके अंदर ये जो भरा होता है इसे कोशिका द्रव्य बोलते हैं। ठीक है, ये बात याद रखोगे। कई बार पूछ लेता है क्वेश्चन में, डायरेक्ट पूछ लेगा, ABCD दे देगा कि A जो है इस उसके बाहर होता है, उसके अंदर CD दे रखा गया, तो इसका नाम पूछ लेगा। ठीक है, इस तरह से भी क्वेश्चन बनते हैं। आप लोग स्टेटमेंट वाले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखे होंगे, बीच में रिक्त स्थान देके ABCD पूछता है, वहां पे ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो याद रखोगे कि कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच का भाग क्या बोला जाता है, कोशिका द्रव्य बोला जाता है। ठीक है, अच्छा, कोशिका झिल्ली की अगर बात करें तो ये काम क्या करता है, ये एक कवच का काम करता है। किसका? कोशिका का एक कवच का काम करता है बाहरी आघातों से बचाने के लिए। ठीक है, यहां तक चीजें हो गई। ओके, अब देखिए सेल से मैंने इतने ही टॉपिक लिए हैं, वैसे इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं, मैंने और बहुत नहीं लिया। सेलुलोज होता है, वो क्या कहते हैं उसे सेल वॉल हो गया, सेल वॉल तो पढ़ा दिया था आपका। और जैसे कोई कोशिका अगर मर जाती तो किस में जाती है, वो सारी टॉपिक थे, वो हमने नहीं लिया हुआ है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं कुछ छोटे छोटे जो पौधों से क्वेश्चन बने हुए हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, हर बार बना हुआ है, 2 क्वेश्चन एक ही पेपर में एक बार पूछा था। पिचर प्लांट, जिसको घटपर्णी पौधा बोलते हैं। ठीक है ना, देखिए घटपर्णी पौधा कैसे होता है, इस तरह से एक पौधा होता है, इसका ना इस तरह से घड़े जैसा संरचना करके इसका मुंह खुला होता है यहाँ पे। ठीक है ना, मुंह खुला होता है, इसमें कोई जब छोटे कीड़े आते हैं यहाँ बैठते हैं तो ये ना मुंह इस तरह से क्लोज हो जाता है। क्लोज होने के बाद ये क्या काम करता है, इसके अंदर रोम्स होते हैं जो कि उस कीड़े को पचा लेते हैं। पचाने के बाद उनसे क्या करता है, नाइट्रोजन लेता है। ठीक है, तो ये कीटभक्षी पौधा होता है। तो यह एक कीटभक्षी पादप है और इससे क्वेश्चन बनता है कि ये किस तरह का है। तो ये होता है स्वपोषी भी होता है और साथ ही साथ ये विषमपोषी भी होता है। ठीक है ना, ये क्या होता है, जो घटपर्णी पौधा होता है, पिचर प्लांट होता है, स्वपोषी के साथ साथ विषमपोषी भी होता है। ठीक है, कैसे होता है कि जब इसे कीड़े नहीं मिलते हैं ना, तो इसके अंदर क्लोरोफिल भी पाया जाता है। आखिर पौधा है तो इसके अंदर क्लोरोफिल भी पाया जाता है, जिससे ये सूर्य से रोशनी लेकर के खुद का भोजन भी तैयार कर लेता है। ठीक है ना, तो इसमें क्वेश्चन बनता है कि क्या पूछेगा आपसे कि क्या पिचर प्लांट में खुद का क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, तो नहीं, ये गलत हो जाता है। इसका खुद का क्लोरोफिल भी पाया जाता है, जिससे अपना खुद का भोजन तैयार कर पाता है। ठीक है ना, ये चीजें हो गई। अब एक आता है अमरबेल, जिसको कैस्कुटा बोलते हैं इंग्लिश में। अमरबेल क्या होता है, यह परजीवी होता है। ये आप देखोगे ना, बड़े बड़े जो पौधे होते हैं, बबूल हो गया या आपका आम का पेड़ हो गया, उसके ऊपर देखते होगे ना तार जैसा, लपेटनी गांव में बोलते हैं, वो चीजें छाई रहती हैं। वो उनकी कोई जड़ें नहीं होती, वो एनर्जी जिस पौधे के ऊपर रहती है उसी से लेती हैं, इसीलिए इनको परजीवी बोला जाता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये हो गया, यहाँ से छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद आपका एल्गी से आता है। एल्गी मतलब शैवाल। शैवाल पादप जगत का सबसे सरलतम जीव है। पादप मतलब पौधों के जगत का सबसे सरलतम जीव है, जो कि प्रकाश संश्लेषण करता है, फोटोसिंथेसिस करता है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण करके अपना भोजन बनाता है। सबसे छोटा जो सरल जीव वो पादप है, वो कौन सा आ जाएगा, आपका शैवाल आ जाएगा। ठीक है, तो ये बात आप लोग याद रखोगे। ओके, अब उसके बाद कवक आता है, जिसको फंगी बोलते हैं। फंगी क्या काम करते हैं, सड़े गले या मृतोपजीवी होते हैं, मतलब मरे हुए जंतु जानवरों को खा के अपनी एनर्जी लेते हैं। ठीक है ना, तो इसमें क्या आता है, आपको मिलान करने का क्वेश्चन आ सकता है कि कैसे मिलान करोगे, कौन सा अमरबेल क्या किस तरह का है, एल्गी क्या है, फंगी किस पे जाएगा, तो ये मृतोपजीवी होता है। इस तरह से सबको याद रखोगे आप। ठीक है, तो ये एक टॉपिक था छोटा सा, ये हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम बढ़ते हैं रोग की तरफ और रोगाणु की तरफ। रोग से मतलब डिजीज से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। आपने हर पेपर सेट में देखा होगा, एक ना एक क्वेश्चन पूछा जाता है। वैसे तो मैंने ट्रिक के माध्यम से सारे रोग और उनके कारक ले लिए हैं, लेकिन इसमें मैं और इम्पोर्टेंट बताऊंगा कि कौन आपसे ज्यादा पूछा जा सकता है। ठीक है, देखिए सबसे पहला हमने लिया कि प्रोटोजोआ द्वारा जो रोग होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो इनकी एक ट्रिक होती है। क्या ट्रिक है, पे काम सोप। ऐसे लिख लो, पे काम सोप। पे से आपका हो जाता है पेचिस, का से आ जाता है कालाजार। ठीक है, अब देखिए कालाजार जो होता है ये होता है बालू मक्खी की वजह से। ठीक है, और माँ से आपका आ जाता है मलेरिया, और सो से आ जाता है सोने की बीमारी, जिसको इंसोमेनिया भी बोलते हैं। ठीक है, पा से आ जाता है आपका पायरिया।
तो ट्रिक क्या हो जाएगी आपका, पे काम सोप। मैं यहां लिख देता हूं एक बार, पे काम सोप, ठीक है ना। पे से पेचिस आपका आ जाता है, का से कालाजार हो जाता है, माँ से मलेरिया हो जाता है, सो से सोने की बीमारी जिसको आइसोमेनिया भी बोलते, इंसोमेनिया भी बोलते हैं, पा से पायरिया हो जाता है, जो दांत में सड़न या बदबू आता है वो हो जाता है, ठीक है। ये याद रखोगे। अब देखिए इसमें किससे क्या कौन सा बीमारी होता है, कौन से कारक वाहक होते हैं। कालाजार जो होता है वो बालू मक्खी की वजह से होता है, मलेरिया सबको पता है मच्छर की वजह से होता है। जो सोने की बीमारी होती है, निद्रा बीमारी होती है, वो वो होता है सीसी मक्खी के द्वारा होता है। इसकी स्पेलिंग टी से शुरू होता है तो टी साइलेंट होता है, इसको सीसी मक्खी बोलते हैं, ठीक है ना। पायरिया हो गया, ये गंदे भोजन और उनसे होता है, ये वाहक नहीं पूछेगा, ये याद रहेगा। तो अब आपको याद रहेगा कि प्रोटोजोआ वाली बीमारी कौन कौन सी है, पेचिस हो गया, कालाजार, मलेरिया, सोने की बीमारी, पायरिया, ठीक है ना। पे काम सोप, पे काम सोप 2-3 बार बोलना और 1-2 बार लिख लेना, याद हो जाएगा। यहाँ से अभी तो कम क्वेश्चन बने हैं, मतलब 10-12 पेपर सेट हमने देखा था, उसमें कम क्वेश्चन देखने को मिले थे। अब हम आ जाते हैं कवक द्वारा होने वाले रोग, ठीक है। फंगस से कौन कौन से रोग, फंगीस से कौन से होते हैं, कवक। इसका जो ट्रिक है वो भी याद रख लो, ए दाद खाग। मैं यहां लिख देता हूं, ए दाद खाग, ऐसे याद रख लो, जैसे भी है याद रख लो, ऐसे कैसे भी करके, क्योंकि यहां से पूछते हैं और बहुत कंफ्यूजिंग होता है, ठीक है। अब ठीक है, ए से होता है एक्जिमा बीमारी, ठीक है, और ए से ही होता है एथलीट फूट। एथलीट फूट का मतलब हाथी पांव। आप देखते होंगे कुछ लोगों के पैर बहुत मोटे हो जाते हैं, तो वो फंगी बीमारी होते हैं, कवक से होते हैं, ठीक है। और दा से आपको जो दाद हो जाता है गोल कलर का, ठीक है, दाद हो जाता है। और फिर एक दा से आपका दमा हो जाता है, ठीक है, जब थोड़ी एज हो जाती है तो खांसने में दिक्कत होती है, जिसको दमा बोलते हैं, वो भी कवक बीमारी है। फिर खा से आपका खाग हो जाता है, ठीक है, जो खाज होता है इस तरह से करते हैं, खजाते हैं, खाज होता है। गा से गंजापन, ये सारे इसके कवक वाले बीमारी हैं, ठीक है। कौन कौन से, ए से आपका एक्जिम या फिर एथलीट फूट, 2 बीमारियां हो गई। दा से दाद और दमा हो गया, खा से खाज और गा से गंजापन हो गया, ठीक है। ये सारी बीमारियां किससे होती हैं, कवक से होती हैं। बस आपसे मिलान करने को पूछ सकता है कौन सा है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं, तो ये बात आप लोग याद रखोगे। क्या बोलोगे, ए दाद खाग, ठीक है, कवक से होता है ये, कवक, ए दाद खाग कवक, ठीक है, ऐसे याद रख लो। बात समझ में आ गई, इतना कर लोगे, ठीक है। चलते हैं आगे, बढ़ते हैं हम लोग। ओके, अब देखिए, अच्छा मैं एक चीज और बता दूं, दाद और खाज में क्या अंतर, कैसे पहचानो। दाद जो होता है, आप देखोगे बीमारी जो होती है ना, ऐसे गोल होती है, खाज लंबा लंबा होता है, ठीक है ना, यहाँ पे होता है, खाज जो होता है लंबाई में होता है, ऐसे पता कर सकते हो आप। अब उसके बाद आ जाता है बैक्टीरिया से कौन कौन बीमारी होती है, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बने हुए हैं बहुत बार, ठीक है ना। जीवाणु जिसको हिंदी में बोलते हैं, इससे क्या होता है, कौन सी बीमारी होती है, ठीक है ना। इससे देखिए बीमारी का भी मैंने एक ट्रिक हमारे पास है, जिसको बोलते हैं डिप सिटी का कुटनी है। 1-2 बार बोलिए मेरे साथ, डिप सिटी का कुटनी है। क्या है, डिप सिटी का कुटनी है बैक्टीरिया बीमारी, डिप सिटी का कुटनी है बैक्टीरिया बीमारी। अब बताता हूं इसमें क्या है। डी से आपका हो जाता है डिप्थीरिया, ठीक है, डी से क्या हो जाता है, डिप्थीरिया। पा से आपका हो जाता है प्लेग, जो चूहों में फैलता है, ठीक है, प्लेग। सी से आपका आ जाता है सिफिलिस बीमारी एक होती है, ठीक है। टी से आपका आ जाता है टिटनेस, ठीक है, टिटनेस की बीमारी होती है। का से हो जाता है काली खांसी। कू से हो जाता है आपका कुष्ठ रोग, जिसको कोढ़ भी बोला जाता है। टा से हो जाता है टाइफाइड, टीबी, ठीक है। नी से आपका निमोनिया हो जाता है से आपका हैजा और कालरा हो जाता है, ठीक है। ये बात याद रखोगे, हैजा कालरा दूषित जल और भोजन की वजह से होता है, ठीक है ना। ये चीजें आप लोग को याद रखना है, ठीक है। मैं एक बार और इसको लिख देता हूं, ट्रिक को मेरे साथ बोलोगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। क्या होता है, डिप सिटी का कुटनी और है, ठीक है ना। है से हैजा, नी से निमोनिया, टा से टेटनस, आपका ये हो गया ना टाइफाइड, और कू से कुष्ठ रोग, का से काली खांसी, और फिर टी से टिटनस, सी से आपका हो जाता है सिफिलिसिस, और उसके बाद आपका आ जाता है पा से आपका प्लेग हो जाता है, डी से डिप्थीरिया हो जाता है, ठीक है। तो इतने रोग आपको याद हो जाएंगे इससे। तो बैक्टीरिया से पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है, तो ये याद रखोगे। एक बार पूछा गया था हैजा के बारे में, ठीक है, टाइफाइड भी पूछा गया था और डिप्थीरिया भी पूछा गया था।
तो इतनी चीज़ें तो आप लोग याद रखोगे, ठीक है। चलें आगे बढ़े, याद हो रहा है ना, समझ में आ रहा है, ठीक है। अगर समझ में आ रहा है और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लो, ठीक है। और लाइक और कमेंट भी किया। देखिए जब मैं कंटेंट तैयार करता हूं तो बीच बीच में आपके देखता रहता हूं कोई किसी ने कमेंट किया कि नहीं, बड़ा अच्छा फील होता है। जैसे ही देखता हूँ हाँ एक दो ने कमेंट कर दिया या एक दो सब्सक्राइबर बढ़ गए ना, और एनर्जी आ जाती है आप लोगों के लिए कंटेंट बनाने की, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। देखिए अगला है आपका वायरस से होने वाले रोग। यहां से भी बहुत पूछा जाता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये तो, ठीक है ना। विषाणु जनित रोग। विषाणु जनित रोग कौन से होते हैं? देखिए इसका एक ट्रिक है क्या, एडे पोइचे छोंग खट्रा हिमहरे। कैसे बोलोगे? एडे पोइचे छोंग खट्रा हिमहरे, एडे पोइचे छोंग खट्रा हिमहरे। वैसे कुछ बन नहीं है, ऐसा ही एक है, एक याद रख लो। ये वायरस की बीमारी है, 2-3 बार आप लिखोगे तो याद हो जाएगा। अब मैं बताता हूं कौन कौन से रोग हैं, ठीक है। देखिए ए से आपका एड्स हो गया, एड्स हमारा एक वायरस बीमारी होती है, ठीक है। सॉरी। डे से आपका हो जाता है डेंगू, ये भी एक वायरल डिजीज है, ठीक है। पो से आपका आ जाता है पोलियो, फिर ई से आ जाता है इन्फ्लुएंजा, ठीक है। चे से आ जाता है चेचक। देखिए आप लोग ना मेरी आवाज़ पे ज़्यादा फोकस करिए, क्योंकि मेरी हैंड राइटिंग थोड़ी ऐसी है, अगर नहीं पढ़ पा रहे हो तो मैं बोल रहा हूँ वो चीज़ें सुन लो और खुद से लिख लेना, ठीक है। चे से आपका आ गया चेचक, ठीक है ना। छो से आता है छोटी माता, ठीक है ना, छोटी माता होता है। उसके बाद गा से आता है गलसुआ, जो देखते हो कि कुछ लोगों के यहाँ सूजन हो जाती है, गलसुआ होता है गा से, ये भी वायरस से होता है। उसके बाद खा से खसरा आता है, ये पूछा गया था, खसरा कौन सी बीमारी है? ये वायरस से होने वाली बीमारी है। ट्रा से होता है ट्रैकोमा, ये भी वायरस से होने वाली बीमारी है। कौन सी बीमारी? ट्रैकोमा, ठीक है। ही से आता है हेपेटाइटिस, ठीक है, हेपेटाइटिस ये भी आपका वायरस की बीमारी है, ठीक है। माँ से आता है मेनिंजाइटिस, मेनिंजाइटिस, ठीक है ना। तो ये भी क्या है, या तो मेनिंजाइटिस भी बोलते हैं, ये भी आपका वायरस से होता है। हा से आपका हर्पीज होता है, वायरस से होता है। रे से रेबीज होता है, वायरस से होता है। तो देखो कैसे याद करोगे, एड्स तो सबको पता है वायरस से होता है, और रेबीज भी सबको पता है वायरस से होता है। तो इसका मतलब एडे पोइचे छोंग खट्रा हिमहरे किसकी बीमारी हो गई, कौन से किसके लिए ट्रिक हो गई? वायरस के लिए हो गई, ठीक है ना। 2-3 बार बोलोगे, लिखोगे, याद हो जाएगा। और यहां से आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। एक बार मैं और लिख देता हूं, देखिए ए डे पो ई चे छोंग, ठीक है ना, छोंग, और फिर खट्रा, और फिर हिम हरे, ठीक है ना। ये इस तरह से याद कर लो, आपको पता चल गया। एड्स, डेंगू, और फिर क्या होता है आपका पोलियो, इन्फ्लुएंजा, चेचक, वो छोटी माता, गलसुआ, खसरा, ट्रेकोमा, और आपका हो जाता है हेपेटाइटिस हो जाता है, मेनिंजाइटिस हो जाता है, हर्पीज, रेबीज। इस तरह से ये सारे किसके बीमारी हैं, रोग हैं, किसके? वायरस से होने वाले हैं। इसमें जो आपसे ज़्यादा पूछा जाता है, पोलियो पूछा जाता है, खसरा पूछा जाता है, कई बार तो एड्स भी पूछ लिया गया है, रेबीज पूछ लिया जाता है, और इससे ज़्यादा तो कहीं नहीं देखने को मिला है। इन्फ्लुएंजा भी 1-2 जगह पूछा गया है, ठीक है। इतने को आपको याद रखना है, ठीक है। ये हमारा रोग वाले चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आते हैं, आपके क्वेश्चन पेपर में प्रीवियस में एक बार पूछा गया था संधि, हड्डियों के जोड़ से क्वेश्चन पूछा गया था, तो मैंने पूरा हड्डियों का चैप्टर ही समराइज करके ले लिया है, ठीक है ना। देखिए अब देखिए बोन्स क्या होती हैं, एक ऊतक से बनी होती हैं। ऊतक मतलब टिश्यू होता है। टिश्यू क्या होते हैं? कई सारे छोटे छोटे जब सेल्स मिल करके टिश्यूज का निर्माण करती हैं, जिससे शरीर बनता है, ठीक है। जब मैं आप लोगों को अभी सीटेट के बाद जब अपना स्टार्ट करूंगा मैथ और साइंस का, जो एक मैं महापैक लेके आने वाला हूं, जिसमें पूरा एनसीईआरटी, पूरा केवीएस, एनवीएस, DSSB, यूपी के सारे एग्जाम, सुपर टेट, प्राइमरी जूनियर, आपका यूपी टेट, और आपका सी टेट, और बिहार के, और एसटेट, और राजस्थान के जितने सारे हैं, सबका मिला करके मैं मैथ और साइंस का एक कॉमन बैच पढ़ाऊंगा। उसमें आप लोग उसके बाद कोई सा भी एग्जाम दे देना, सब उसमें कवर हो जाएगा। और वो सारी चीज़ें यूट्यूब पे ही मैं फ्री में पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। और हर एक एग्जाम का अलग अलग, केवीएस का अलग, एनवीएस का अलग, सबका अलग अलग इसी तरह से शॉर्ट नोट बना करके मैं इस पर डालने वाला हूँ, ठीक है ना। आप लोगों को बस सिंपल सा क्या काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, ठीक है ना। जो लोग भी देख रहे हैं वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। ये हो गया। अब हम आ जाते हैं अपने बोन्स वाले चैप्टर पे, ठीक है। सॉरी 1-2 मिनट का टाइम बीच में मैंने आपका ले लिया। देखिए बोन्स या फिर अस्थि,
ये किसकी बनी होती हैं, कई बार ये पूछ लेता है, तो ये बनी होती हैं कैल्शियम फास्फेट प्लस कैल्शियम कार्बोनेट के। किसकी बनी होती हैं हड्डियाँ? कैल्शियम फास्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट के, ठीक है। वयस्कों में जो हड्डियों की संख्या पूछ लेता है कई बार 206 होता है। नवजात शिशु में अगर पूछ ले तो 300 हड्डियाँ होती हैं, ठीक है। छोटे बच्चों में जो पैदा होते हैं 300 हड्डियाँ होती हैं, ठीक है। अच्छा, अब एक दो बार जोड़ के बारे में पूछ लिया गया है। अगर कहीं पे दो जगह हड्डी से हड्डी जुड़ी हुई है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं, किससे जुड़ते हैं वो लोग? लिगामेंट बोला जाता है। ये बात याद रखोगे। अस्थि प्लस अस्थि के जोड़ को क्या बोलोगे? लिगामेंट, ठीक है। अगर जैसे ये हड्डी है, हड्डी से जो मांस चिपकी हुई है, ठीक है ना, हड्डी से मांस चिपकी हुई है ना हमारी, तो उसको बोलते हैं टेंडम। क्या बोलोगे? अस्थि और मांस के जोड़ जहां से जैसे जुड़ते हैं उसको टेंडम बोला जाता है। और आपस में मांस से जुड़े हुए हैं उसको बोला जाता है सेलेरॉक्स। वैसे ये पूछा नहीं जाता है, ये दोनों ज्यादा पूछे जाते हैं, इतना याद रखोगे। अब आ जाते हैं मेन टॉपिक पे, जहां से आपका पूछा गया था संधि या ज्वाइंट्स कहाँ का। जैसे यहाँ पे जुड़ा हुआ है हमारा ये, इसको क्या बोलते हैं? कंधा। ये सारी जोड़ को क्या बोलते हैं? यहाँ से क्वेश्चन बना था। तो पहली संधि जो जोड़ है उसको बोलते हैं बॉल एंड सॉकेट, ठीक है। देखिए, मैं 206 हड्डियां होती है ना, सारे नाम भी आपको याद करवा सकता हूं, मुझे याद है वैसे, लेकिन अभी इतना ना तो पूछा जाता है, ना ही मैं यहाँ पे टाइम आपका वेस्ट कराना चाहता हूँ, ठीक है ना। तो कार्पल, मेटाकार्पल, ये सब फ्लेंजिस, सब कुछ एक एक हड्डी 200 की 200 का नाम याद करवा सकता हूँ, लेकिन अभी नहीं, जब हम कोर्स लेके आएंगे उसमें सब पढ़ा देंगे, ठीक है। तो ज्वाइंट में आ जाते हैं। देखिए, ज्वाइंट में आपका बॉल एंड सॉकेट की बात करते हैं। इसको हिंदी में कंदुक खलिक बोलते हैं, ठीक है ना। इसमें क्या होता है? हुक जैसा होता है, जैसे ये है ना, कटोरे जैसा खाली जगह होती है, और दूसरा जो होता है, जो हड्डी होती है ऊपर ऐसे बॉल जैसा, ये इसमें जाकर के फंस जाता है, तो ये इस तरह से हुक की तरह पूरा घूम पाता है, हुक जैसा बन जाता है, ठीक है ना। तो यही होता है क्या? कंदुक खलिल संधि, ठीक है ना। इसमें एक खाली स्थान होता है, सभी दिशा में ये घूम सकती है। जैसे ये हमारे हाथ की हड्डी है, इसको जिधर चाहो आप घुमा सकते हो, तो ये इसी तरह का जोड़ है, संधि है, ठीक है ना। ये सभी दिशाओं में घूम सकती है। इसका एग्जाम्पल लिख लो, बाजू तथा कंधे के बीच की संधि। इसमें क्वेश्चन कैसे पूछेगा आपसे? आपको संधि का नाम दे देगा, अंग का नाम दे देगा, मिलान करवाने को पूछ लेगा कि कौन सा किससे मिलान हो रहा है, ठीक है। तो आपको बॉल एंड सॉकेट समझ में आ गया, कंदुक खलिल। उसके बाद आता है आपका हिंज संधि या कब्जा संधि, ठीक है ना। ये क्या काम करता है? कब्जा, आप लोगों ने देखा होगा दरवाजे में कब्जा लगा होता है, इसलिए दरवाजा आधा खुलता है, यहाँ जाके रुक जाता है, नहीं तो पूरा ही खुल जाता, ठीक है ना। 360 डिग्री में यूं घूम जाता, वहां पे कब्जा लगा होता है। तो ये कैसे काम करता है? ये क्या काम करता है? यह संधि केवल एक ही ओर गति करने के लिए अनुमति देती है। जैसे कोनी है ना, ऐसे इतना खुलेगी बस, ऐसा नहीं कि ये कोनी जो है पूरा पलट करके पीछे आ गई, यूं लेके घूम रहे हो, नहीं, वो नहीं होता। तो ऐसी संधियों को हम लोग क्या बोलते हैं? हिंज या फिर कब्जा संधि बोलते हैं, ठीक है। ज्यादा टाइम तो नहीं हो गया, ठीक है। ये कोहनी और घुटने में पाया जाता है, घुटना भी आधा ही खुलता है, ये हो गया। उसके बाद आपका पाइवोट आता है, पाइवोट ज्वाइंट्स, जिसको खूंटी संधि बोलते हैं। खूंटी संधि क्या होती है? खूंटी के समान, खूंटी जानते हो ना, जो दीवारों में गाड़ी जाती है, थोड़ा सा आगे पीछे होते हैं कई बार, ठीक है, खूंटी संधि होती है। ये कहाँ पाया जाता है? ये देखिए, यह गर्दन में पाया जाता है, ठीक है। गर्दन देखिए यूं यूं करके घूम जाती है ना इस तरह से, तो ये खूंटी संधि की वजह से ही है कि यहाँ पे खूंटी जैसी संधि पाई जाती है। ये याद रखोगे किस अंग में पाई जाती है? गर्दन में। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अच्छा, उसके बाद एक आता है स्थिर या फिक्स संधि, फिक्स ज्वाइंट आता है। ये हमारा जैसे ऊपरी जबड़ा है ना, नीचे वाला तो आप लोग हिला पाते हो, ऊपर वाला थोड़ी ना हिला पाते हो, ये फिक्स होता है। तो ऊपर के जो ज्वाइंट है इसका हमारे ऊपरी भाग से, वो बोलता है स्थिर संधि, ठीक है ना। उसके बाद आधारी संधि क्या होता है? आधार बनाता है, गर्दन और सिर के बीच का जो जोड़ होता है उसे आधारी संधि बोलते हैं, गर्दन और सिर के बीच। याद रखोगे ना ये सब चीजें? बड़ी मेहनत से नोट्स रात भर जग के बनाया हूँ, आंखें अभी भी दर्द कर रही हैं, ठीक है ना। पूरे सिलेबस को 4-6 पेज में समेटना आसान नहीं होता। चलिए आगे आ जाते हैं। अगला देखिए क्या कह रहा है। अब हमने कुछ शॉर्ट नोट लिए हैं जहाँ हड्डियों से क्वेश्चन बने हैं। सबसे बड़ी हड्डी का नाम क्या होता है? फीमर, जो कि हमारे थाई में, जांघ में पाई जाती है। सबसे छोटी हड्डी स्टेप्स होती है, जो कान में पाई जाती है। कान में कुल 6 हड्डी पाई जाती है। चेहरे पे कुल 14 हड्डी पाई जाती है। हाथ के पंजे में 14 हड्डी पाई जाती है, ठीक है। तो वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, बता दे रहा हूं मैं आप लोगों को। अब देखिए, नवजात शिशु में 300 हड्डियां होती है, बता ही दिया था।
अच्छा, जो हमारी ये पसलियां होती है जो सांस लेते टाइम बाहर भीतर खुलती हैं, तो यहाँ से भी देखिए क्वेश्चन बनता है, जब हम लोग अंदर तरफ सांस खींचते हैं ना तो पसलियां ऐसे बाहर आती हैं, फिर जब सांस छोड़ते हैं तो दब जाती हैं। ठीक है, ये भी बातें याद रखोगे। तो मानव शरीर में कुल 12 जोड़ी पसलियां होती है, संख्या इनकी 24 होती है, जोड़ी में 12 होती हैं, ये भी बात याद रखोगे। ठीक है ना। अब क्या है, अच्छा, जो अस्थियों का निर्माण होता है वो संयोजी ऊतकों द्वारा होता है। ठीक है, ये बात याद रखोगे। ठीक है ना। ऊतक क्या होता है, टिश्यूज होते हैं। चले आगे चलते हैं, अब हार्ट वाले में आ जाते हैं। थोड़ा सा धमनी, आर्टरीज और वेन्स, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है और ये काफी इंपॉर्टेंट होता है पेपर 2 में। ठीक है, अब इसकी बात कर लेते हैं। इसमें क्या होता है, देखिए धमनियां, धा से याद रखो, धमनी मतलब जो धनी लोग होते हैं वो साफ सुथरा रहते हैं, ऐसे याद रखो। धनी लोग अच्छे, मतलब ऐसा मेरा कोई कमेंट करने की नहीं है, साफ सुथरा सब लोग रहते हैं, पर हमें याद करना है ना, धमनी जो है साफ सुथरा शुद्ध होता है। तो धमनी क्या काम करती है, शुद्ध रक्त ले जाने का काम करती है। शुद्ध रक्त से मतलब होता है जिस रक्त में ऑक्सीजन मिल चुका हो, समझ गए। अशुद्ध रक्त का मतलब होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिला हो। तो धमनियां हमारी शुद्ध रक्त का संचरण करती हैं। सिराएं जो होती है जिसको वेन्स बोलते हैं, ये अशुद्ध रक्त का संचरण करती हैं। ठीक है ना। तो देखिए क्या कह रहा है, हृदय से शुद्ध रक्त शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाने का काम धमनी करती है। शरीर से अलग अलग अंगों से एकत्र करके हृदय तक लाने का काम अशुद्ध रक्त को कौन करता है, शिरा करता है। ये बात याद रखोगे। जो धमनियां होती हैं ये मोटे परत की होती हैं, जिनकी जो परत होती है धमनियों की वो मोटी होती है। ठीक है, और जो शिराएं होती हैं इनकी परत पतली होती हैं। अब देखिए जो धमनियां होती हैं इसमें रक्त दाब, ब्लड प्रेशर हाई होता है, दबा करके जाती हैं और ये स्पीड में ब्लड को फ्लो करवाती हैं। ठीक है ना। इसी वजह से ये शरीर के गहराई में पाई जाती है, जो अंदर नब्स पाई जाती हैं वो होती हैं धमनियां। ठीक है ना। तो ये गहराई में पाई जाती हैं और ब्लड प्रेशर इसमें हाई होता है। ये नीले रंग की होती हैं। ठीक है, सॉरी, रक्त क्या कहते, धमनियां जो है लाल रंग की होती हैं। अब शिराओं की बात करते हैं। इसमें क्या होता है, दाब, रक्त का प्रेशर और दाब स्पीड कम होती है। ये कम गहराई में पाई जाती है, ऊपर ही दिख जाएंगे। देखिए ये है ना, ऐसे जोर से मारोगे जो हरे रंग की दिखती है ना, थोड़ा नीले नीले रंग के, ये हमारी शिराएं होती हैं। ठीक है ना। तो ये शरीर के ऊपरी भाग में ही पाई जाती हैं। ठीक है, और थोड़ा हल्का नीले रंग की दिखती हैं। अब इनके अपवाद सुन लो। अपवाद क्या है, जो फुफ्फुस होता है, जो लंग्स से निकलने वाली होती है, फुफ्फुस धमनी जो होती हैं, सारी धमनियां शुद्ध रक्त ले जाती हैं लेकिन फुफ्फुस धमनी अशुद्ध रक्त ले जाती है। वहीं इसका उल्टा, जो फुफ्फुस सिरा होता है, सारी सिराएं तो अशुद्ध लेके जाएंगी लेकिन जो फुफ्फुस सिरा होता है वो शुद्ध रक्त लेके जाता है। ये पूछा जाता है, ये याद रखना, ये अपवाद में आता है। ठीक है, बता दिया धमनियां लाल रंग की होती हैं। चलो अब देख लेते हैं शरीर में हमारे रक्त का प्रवाह कैसे कैसे होता है, ये पूछा जाता है, कैसे कैसे गोल गोल घूम के जाता है ब्लड। ठीक है, देखिए शरीर में रक्त का मार्ग जो होता है, हार्ट है हमारा, ये 4 चैम्बर का हार्ट होता है, अभी बताऊंगा सब। हार्ट से ब्लड निकला, पहले गया एरोटा में, महाधमनी में, महाधमनी के बाद धमनी में जाता है, धमनी से छोटी धमनी में जाता है, फिर केशिका में जाता है। कई बार केशिका पूछता है, केशिका धमनी और सिराओं का ज्वाइंट पॉइंट होता है, यहाँ से फिर सिरा जुड़ जाती है। अब सिरा क्या करेगी, यहाँ से रक्त को उठाएगी, छोटी सिरा में पहले लेगी, फिर बड़ी सिरा में, फिर उसके बाद महासिरा जिसको वेना कावा बोलते हैं, फिर ये ले जाकर के हृदय में पलट कर देगी। ठीक है, ये इस तरह से पूरा चलता है। ये आप लोग देख लीजिएगा, ब्लड फ्लो से क्रम पूछा जाता है, पेपर में आप लोगों ने देख रखा होगा। ठीक है, चलो अब थोड़ा सा हार्ट के बारे में बता देता हूँ। देखिए हमारा हार्ट जो होता है 4 चैम्बर होता है। ठीक है ना, इसमें 2 अलिंद 2 निलय होते हैं जिसको आर्टरीज और वो वेंट्रिकल बोलते हैं। ठीक है, ऊपर ऊपर जो होते हैं, ये दोनों जो ऊपर ऊपर होते हैं अलिंद होते हैं, नीचे नीचे निलय, ना से निलय ना से नीचे, नीचे नीचे निलय, ऊपर ऊपर अलिंद, कई बार डायरेक्ट पूछ लेता है। ठीक है, तो ये वाला होता है आपका राइट अलिंद, ये होता है लेफ्ट अलिंद, ये होता है राइट वेंट्रिकल, ये होता है लेफ्ट वेंट्रिकल, ये याद रखोगे। ठीक है, तो देखिए जितने भी स्तनधारी जीव होते हैं या फिर पक्षियां होती हैं, सब में 4 चैम्बर होते हैं। 4 चैम्बर का मतलब इस तरह से 4 डब्बे होते हैं हृदय के अंदर। ठीक है ना। अब इसमें भी ब्लड फ्लो की दिशाएं होती हैं, वो सब मैंने चैप्टर में पढ़ा रखा है, वहां पढ़िएगा, वरना बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी, हमें शॉर्ट में पढ़ना है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया था एक बार कि मछलियों में कितने चैम्बर होते हैं, तो मछलियों में 2 चैम्बर होते हैं, एक अलिंद एक निलय, ये याद रखोगे। वैसे जो सरीसृप जीव होते हैं, जो रेंग के चलने वाले जीव होते हैं, उनमें 3 चैम्बर होते हैं। कितने चैम्बर होते हैं सरीसृप में? 3 होते हैं, लेकिन अपवाद ही बार बार पूछा जाता है।
सरीसृप में हमारे मगरमच्छ और घड़ियाल भी आते हैं, लेकिन इनमें 4 चैम्बर होते हैं। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, पूछ लेता है। मगरमच्छ घड़ियाल में कितने चैम्बर? 4। हमारी तरह काम करते हैं, मानव की तरह, उनके भी 4 चैम्बर। ठीक है ना, ये हो गया। काकरोच में तो बहुत ज़्यादा, काकरोच है या क्या है, 18 चैम्बर पाए जाते हैं, वो पूछा नहीं जाता है। अब देखिए उसके बाद आता है, देखिए ये बता दिया स्तनधारी और पक्षियों में 4 चैम्बर होते हैं। ठीक है, यहाँ तक हो गया। चलो आगे बढ़े। अच्छा, जो पेपर में एक बार ही पूछा गया था, सीटेट के पेपर में इस तरह से ग्राफ बनाया था, ऑप्शन ए पे ही था। अगर ना याद आया कि ब्लड फ्लो शरीर में कैसे होता है, तो ऑप्शन ए पे ही मिलेगा आपको। फुफ्फुस से शुरू करेगा, फिर फुफ्फुस सिरा, फुफ्फुस से मतलब लंग्स से शुरू किया, फुफ्फुस सिरा शुद्ध वाला लेके चल दिया इसने, सिरा अपवाद होता है, फुफ्फुस सिरा जो है अपवाद है। फिर ये लेके गया हार्ट में, हार्ट से फिर धमनी, धमनी से शरीर, शरीर से घूमते हुए सिराओं के माध्यम से फिर हृदय, फुफ्फुस और धमनी, फिर फुफ्फुस में। ये है आपके प्रीवियस ईयर में डायरेक्ट क्वेश्चन था, वो उठा के छाप दिया है मैंने। ये याद रखोगे, नहीं याद आएगा ऑप्शन ए पे रहेगा, मार देना टिक, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है नहीं तो लगा देना, कुछ नहीं होता, याद कर लो वैसे तो। ठीक है, चलो आ जाओ। अब आता है प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। ये कौन करते हैं? हरे पौधे करते हैं। ठीक है, क्यों करते हैं? क्योंकि उनमें क्लोरोफिल होते हैं, ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। रिएक्शन क्या होती है इसमें? इसमें क्या रिएक्शन होती है कि 6 कार्बन डाइऑक्साइड 12 H2O जल से क्रिया करके सनलाइट और क्लोरोफिल की उपस्थिति में 6 ये फिर C6H12O6 ग्लूकोज और 6 कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है, तो ये रिएक्शन पूछ सकता है। ये आपका हो गया उससे, पौधों के जो वो बोलते हैं अपना भोजन खुद बनाते हैं, ये तो बात याद रखोगे, छोटी सी बात है। कहाँ तक? हाँ चलो ठीक है, अगला पॉइंट आ जाते हैं। देखिए अब आपसे एक क्वेश्चन कई जगह पूछा गया है, एक लिंगी पौधा और द्विलिंगी पौधा। द्विलिंगी पौधे वो होते हैं जिनमें एक ही पौधे में मादा और मेल और फीमेल दोनों के गुण पाए जाते हैं। ठीक है, तो उन्हें हम बोलते हैं द्विलिंगी पौधा। इसका एग्जाम्पल होता है द्विलिंगी का, ये 3 एग्जाम्पल बस याद रखो, काम हो जाएगा। सरसों का फूल, ठीक है, ये पुष्प के लिए है वैसे, द्विलिंगी पुष्प, ठीक है ना। सरसों का पुष्प हो गया, गुलाब हो गया और पिटूनिया, ये 3 याद रखो कि द्विलिंगी में आते हैं। एक लिंगी के पुष्प के उदाहरण आपका आता है मक्का, पपीता, तो जरूर याद रखो, खीरा एक लिंगी का उदाहरण हो गया। ठीक है ना। अब थोड़ी सी बातें कर लेते हैं पौधों की जड़ों के बारे में। पौधों की जड़ें 2 तरह की होती हैं, ठीक ना। एक होती है आपकी टैप रूट, टैप रूट का मतलब मूसला जड़, जो इस तरह से सीधे नीचे जाती है। दूसरी आपकी आती है फाइब्रस रूट, फाइब्रस रूट ऐसे होता है, झंझावत होती है इस तरह से, ठीक है ना। तो फाइब्रस रूट हो गया और टैप रूट हो गया। एग्जाम्पल पूछे जाते हैं किसमें कौन सा रूट पाया जाता है। देखिए मूसला जड़ पाया जाता है सलजम में, टैपियोका में, चुकंदर में, गाजर में, मूली में आदि, ठीक है ना, एटसेट्रा हो गया। सलजम, टैपियोका, चुकंदर, गाजर, मूली एटसेट्रा। उसके बाद आपका आता है फाइब्रस रूट, जिसको कि झंझावत जड़ भी बोलते हैं। ये पाया जाता है धान में, गेहूं में, बनाना में, बांस में। बांस मतलब बैम्बू, ठीक है ना। आप लोग कभी देखा होगा धान का पौधा, गांव से जो बिलोंग करते हैं, उखाड़ के देखोगे ना, ऐसे ऐसे निकली रहती हैं। इस टाइम तो धान की रुपाई भी हो रही है, तो देखो इसकी जड़ें ऐसे ऐसी रहती है, झंझावत। फाइब्रस रूट समझ में आ गया, ये एग्जाम्पल पूछा जाता है, ठीक है। अभी इनके पत्तियों को भी थोड़ा बता दूंगा, वहां से भी क्वेश्चन बनता है, आगे ले रखा है मैंने, ठीक है। 1 सेकंड में थोड़ा सा पानी पी लूं। चलो अब देखिए पौधों में 2 ऊतक पाए जाते हैं जिनका क्या काम है, वहां से क्वेश्चन बनता है। एक पूछा जाता है जाइलम और फ्लोएम। वैसे तो इसके कई सारे ऊतक है, पोलन काइमा, कॉलन काइमा, ये सारी चीजें हैं जो अभी हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि वो सीटेट में नहीं पूछा जाता है, लेकिन केवीएस जैसे एग्जामों में पूछा जाता है, ठीक है। तो देखिए जाइलम क्या काम करता है, जा से जाइलम, जा से जल, पौधों में जल और पोषण तत्वों के परिवहन का काम करता है जाइलम, इतना याद रखो। फ्लोएम क्या करता है, इसका उल्टा, फ्लोएम जो होता है ये पौधों में भोजन संवहन का काम करता है, भोजन पहुंचाता है हर अंगों तक, ठीक है। जाइलम फ्लोएम याद रखोगे। उसके बाद आता है रंध्र या स्टोमेटा, ये क्वेश्चन पूछा गया है सीटेट में। ये क्या होता है, आप लोगों ने पत्तियां देखी होगी, पत्तियों में क्या होता है, छोटे छोटे से छिद्र पाए जाते हैं। इन छिद्रों को ही बोला जाता है क्या, आपका एस्टोमेटा बोला जाता है या फिर रंध्र बोला जाता है, पत्तियों की सतह पर उपस्थित छोटे छिद्र, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, सारे चैप्टर वैसे हमने कवर कर लिए हैं। अब देखिए कुछ पोषक तत्व हैं और उनकी कमी से होने वाले रोग हैं, ये अलग से पूछे जाते हैं, ठीक है। इसमें एक रह गया था, वो भी लिख देता हूं, पारा की कमी से होता है इटाई रोग,
इटाई, अरे लिख लो भैया, इटाई, इटाई, ठीक है ना। देखिए आयरन या शरीर में अगर लोहा की कमी हो जाती है तो उससे होने वाली बीमारी को बोलते हैं रक्त अल्पता या एनीमिया बोलते हैं। विटामिन B1 की कमी से होने वाला रोग बेरी होता है। विटामिन C की कमी से स्कर्वी होता है। आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है, या फिर विटामिन D की कमी से आप लोग याद रख लो रिकेट्स होता है, हड्डियों सुखंडी रोग जिसको बोलते हैं, हड्डियां सूखी पड़ जाती है, रिकेट्स, रिकेट्स। ये माइंड मैप है, वरना मन तो करता है कि सारा पूरा बायोलॉजी पढ़ा दूं आप लोगों को, एक भी क्वेश्चन ना छूटे। मेरा जब मैं पढ़ाने लग जाता हूँ पूरा फ्लो में आ जाता हूँ कि कुछ भी आप लोगों को छूटे ही ना, सब पढ़ा दूं एक ही क्लास में, लेकिन नहीं कर सकता ना, आपके पास इतना टाइम अभी है नहीं, ठीक है ना। अच्छा, विटामिन के क्या है? विटामिन के से रक्त का थक्का जमने वाला होता है, ये जमाने में काम करता है। पारा मैंने बता ही दिया, पारा के अगर खा लेता है कोई तो इटाई इटाई रोग हो जाता है, ठीक है। ये हो गया, आई थिंक यही तो है, हाँ। अच्छा, अब इसमें आ जाते हैं कैसे मतलब आजनन जो क्या कहते हैं अलैंगिक प्रजनन में किस तरह से पौधे, एक पौधे से 2 पौधा बनता है, वहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। आप द्विविखंडन से क्वेश्चन बनता है कि द्विविखंडन किस में होता है, तो एक होता है आपका ईस्ट तथा अमीबा में। कौन सा विखंडन होता है? द्विविखंडन प्रजनन होता है। इसमें क्या होते हैं ना, अमीबा इस तरह से बड़ा सा रहता है, धीरे धीरे करके बीच में पतला होते जाता है, पतला होते जाएगा, बाद में ऐसा आएगा कि टूट करके 2 बन जाएगा। ये बच्चे पैदा नहीं करते, खुद की शरीर को तोड़ के अलग अलग 2 नवजात बन जाते हैं। इस तरह से कौन कौन होते हैं एग्जाम्पल? ईस्ट और अमीबा, ठीक है। उसके बाद बडिंग आता है, बडिंग प्रजनन होता है आपका हाइड्रा और ईस्ट में। ये दोनों एग्जाम्पल, इनके चारों एग्जाम्पल याद रखना, ये पूछे जाएंगे, ठीक है। बडिंग मतलब होता है ऐसे जैसे पेड़ है, पेड़ के अंदर गांठें नहीं निकली होती है, आप लोग देखते होंगे आम के छोटे कुत्ते सा निकला होता है, वही बडिंग धीरे धीरे पौधा बन करके अलग हो जाता है इस पौधे से, ठीक है। तो ये होता है ईस्ट और हाइड्रा में, ठीक है, समझ गए बात। अच्छा, अब एक नोट पॉइंट आ जाते हैं हम लोग अपने शरीर में, जूलॉजी वाले में। हमारे शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि का पूछा जाता है, तो वो होती है लीवर होती है, यकृत हिंदी में बोलती है, सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, ब्राउन कलर की पाई जाती है, ठीक है ना। और ये क्या काम करती है? पित्त रस स्रावित करती है, पित्त रस जाकर के पित्ताशय में स्टोर हो जाता है, ठीक है, वहां से मूत्र को छानने का काम करती है किडनी। वैसे ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, ये 3-4 बातें याद रखो। सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर, काम क्या है? पित्त रस स्रावित करने का काम है। पित्त रस किसके काम आता है? फैट को पचाने में, वसा को पचाने में। ये 3 बातें याद रखोगे। क्या? सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत क्या स्रावित करती है? पित्तरस। पित्तरस क्या करता है? वसा पचाता है, बस इतना याद रखो, ठीक है। चलो, अब हम कुछ अलग कुछ रसों में आ जाते हैं जो पूछा जाता है। देखिए, कुछ पाचक रस हैं और उनके क्या कार्य हैं। जैसे मुंह जो होता है, हमारे मुंह से लार निकलती है, लार निकलती है, वो क्या काम करती है? जो हम खाना खाते हैं, जो इसमें स्टार्च होता है, मंड होता है, उसको पचाने का काम करता है। कौन? लार। निकलती कहाँ से? माउथ से। अमाशय जो पेट है, वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इस तरह की एसिड पाचक रस स्रावित करता है, जो पचाता है, प्रोटीन को पचाता है, ठीक है। यकृत पित्त रस स्रावित करता है, वसा पचाता है, ये तो बता दिया मैंने। हो गया, इतने ही पूछा जाएगा, ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा कि पैंक्रियाज हर चीज से क्या क्या रिलीज होता है, तो बहुत बड़ा चैप्टर हो जाएगा। चलो, अगला हमारा आता है, अब देखिए फर्टिलाइजेशन वाले चैप्टर से आता है कि कैसे एम्ब्रॉय वगैरह बनते हैं। देखिए क्या होता है, जो मेल होते हैं उसमें क्रोमोसोम्स की बात करें तो XY होता है, मेल और फीमेल होती है। मेल में होता है XY क्रोमोसोम और फीमेल में होता है XX क्रोमोसोम। जब X और Y मिलते हैं तो बेबी बॉय होता है, ठीक है, और जब XX मिलते हैं तो बेबी गर्ल होती है, ठीक है ना। ये बात याद रखोगे। ये हो गया, और 46 जोड़े होते हैं। ये सारी चीज़ें जो है ये याद रखोगे, वहाँ से क्वेश्चन कमी बना है। एक ये पूछा जाता है स्ट्रक्चर कि एक नर युग्म से स्पर्म शुक्राणु और मादा युग्मक से निकल करके आता है ओवम, जिसको अंडाणु बोलते हैं। ये दोनों मिल करके जो रिएक्शन करके जो बनाते हैं उसको बोला जाता है जाइगोट या युग्मज। क्या बनते हैं? स्पर्म प्लस ओवम मिल करके बनाते हैं जाइगोट या युग्मज बनाते हैं। युग्मज फिर गुच्छेनुमा बन करके थोड़ा टाइम में क्या बना देता है? एम्ब्रॉय बना देता है, जिसको भ्रूण बोलते हैं। भ्रूण रहते किस में है? जिस स्थान पे रहते हैं, गर्भाशय के बोलते हैं। दीवार जो होती है गर्भाशय की दीवार होती है, ठीक है ना। इस तरह से चलते हैं, फिर वो धीरे धीरे एम्ब्रॉय बच्चे का रूप धारण कर लेते हैं, ठीक है। तो ये बात याद रखो कि यहाँ से भी क्वेश्चन ये फ्लो चार्ट से पूछता है, ठीक है। स्पर्म और ओवम मिलकर के जाइगोट बनाएंगे, ये 3 चीजें याद रहेंगी। इतने में ऑप्शन चेक करोगे तो मिल जाएगा, ऑप्शन टिक मारना, आगे बढ़ जाना।
विद्वान बनना होगा तो फिर इस सीटेट पेपर के बाद सब पढ़ाऊंगा, उसमें डिटेल में पढ़ लीजिएगा। ये आप लोगों ने पढ़ भी रखा होगा, ऐसी बात नहीं है, बहुत से ऐसे बच्चे जिनको ये सब पता होगा। चलिए एक सेकंड, हाँ अगला टॉपिक है आपका, देखिए पौधे हैं और इनकी पत्तियां जिसको सिरा विन्यास बोलते हैं और जड़ें। जैसे गुड़हल है, देखो सिरा विन्यास क्या होता है, जैसे गुड़हल की पत्ती कैसी है, जालिका रूपी होती है, मतलब गुड़हल की पत्ती आप देखोगे ना इस तरह से ऐसे ऐसे होती है। इसके क्या होते हैं ना, यहाँ पे टहनियाँ इस तरह से अगर अलग अलग डंठलें इस तरह से निकलती हैं, इसको बोलते हैं जालिका रूपी, ठीक है ना। तो गुड़हल की पत्ती जालिका रूपी है, इसकी जड़ जो होती है टैप रूट होती है, मुसड़ा जड़ होती है, ठीक है। गुलाब उसी तरह से होता है, इसकी भी पत्तियां जालिकावत होती हैं, मुसला जड़ होती है। बांस मैंने बता दिया, इसकी जड़ जो होती है झंझावत होती है, ठीक है, फाइब्रस, और पत्तियां इसकी समांतर होती है। बांस की पत्ती देखोगे तो इस तरह से बनी होती है, केले के पत्ते जैसा, ठीक है, और धान के पत्ते जैसा। ऐसे ही धान की समांतर पत्तियां होती हैं, जड़ें झंझावत होती हैं, ठीक है ना। उसके बाद हम आ जाते हैं थोड़ा सा ग्रंथि पे। एक ग्रंथि बताऊंगा, अगर क्वेश्चन आपका बन जाता है कि फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाएगा कि एक ग्रंथि है जो आदेश देती है सबको, तो उसमें एक ही ऑप्शन होगा जिसका नाम होगा पिट्यूटरी ग्लैंड या पीयूष ग्रंथि। इसी को मास्टर ग्रंथि भी बोला जाता है। ये बाकी सारी ग्रंथियों को आदेश देती है, ठीक है ना। अब ये कहाँ पाई जाती है, मस्तिष्क में पाई जाती है, छोटे मटर के दाने जैसा इसका आकार होता है, ठीक है ना। ये और ये किसको किसको आदेश देती है, थायराइड को कई बार दे देती है, और भी कई सारे एग्जाम्पल होते हैं। थायराइड गले में पाया जाता है, तितली रूमा संरचना होती है उसका, इस तरह से जैसे तितली का होता है फर, इसी तरह से उसकी संरचना होती है। इसकी वजह से वो गले में जो प्रॉब्लम होती है वो होती है। अच्छा, ये सब चीज़ें जान गए, अब हम लोग अंतिम पे आ जाते हैं अपने टॉपिक। देखो मेंढकों में जो निषेचन होता है उसे कायांतरण बोलते हैं, ठीक है। मेंढकों में क्या होता है, कायांतरण होते हैं। इस प्रक्रम का प्रक्रम थायरॉक्सिन हार्मोन द्वारा होता है। मेंढकों में कायांतरण, पहले तो स्पेस खाली दे देगा, क्या होता है, कायांतरण होता है, किस प्रक्रम के द्वारा होता है, उसमें थायरॉक्सिन हार्मोन द्वारा होता है, नियंत्रित किया जाता है, जिसके उत्पादन के लिए बहुत जरूरी होता है जल में क्या होना चाहिए, आयोडीन की उपस्थिति, ठीक है ना। तो ये बात याद रखोगे, जब मेंढक निषेचन करते हैं तो कायांतरण करते समय थायरॉक्सिन हार्मोन होता है और जल कैसा होना चाहिए, आयोडीन युक्त होना चाहिए, ये याद रखोगे। अच्छा, अगला क्या कह रहा है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर वो कौन कौन से अंगक हैं जो अपना अंतःवृष्ट उनके खुद के डीएनए होते हैं। वो होता है, पाया जाता है एक तो न्यूक्लियस में, दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया में, तीसरा प्लास्टिड जिसको लवक बोलते हैं। इस सारे कोशिकांग में डीएनए अंतर्विष्ट होता है, डीएनए यहाँ पे प्रेजेंट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया केंद्रक और लवक जिसको प्लास्टिड बोलते हैं, ठीक है ना। इसको इंग्लिश बता देते हैं, न्यूक्लियस माइटोकॉन्ड्रिया ही बोलते हैं, इसको प्लास्टिड बोलते हैं। इसमें डीएनए अंतर्विष्ट होता है, ठीक है। तो देखिए, मैंने पूरी कोशिश करी है कि पूरी की पूरी बायो को आपके इतने ही चैप्टर में समेट दिया है, ठीक है। मैंने अपना काम कर दिया है, अब आगे का काम आप लोगों का है। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि जैसे ही सब्सक्राइबर हो जाते हैं तो जो मैं कोर्स लॉन्च करने वाला हूँ उसको चाह रहा हूँ कि लाइव पढ़ाऊँ। लाइव पढ़ाने से ये फ़ायदा होगा कि हैंड टू हैंड आपके डाउट्स भी आ जाएंगे, जो कुछ पॉइंट नहीं भी याद आते हैं क्लास लेते टाइम, वो सामने से क्वेरी आएगी तो वो समझ में आ जाता है कि अच्छा ये भी बताना है, तो और भी अच्छी क्लास हो जाती है, ठीक है। और ये मेरा वादा है, अगर आप लोग इतना सा भरोसा कर रहे हैं मेरे पे ना, तो मैं पूरी मैथ और साइंस में टीचिंग एग्जाम में तो आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं आने दूंगा। ये मेरा प्रॉमिस है आप लोग से। चाहे कोई सा भी टीचिंग का एग्जाम दे लेना, उसमें कहीं से भी लेवल का मैथ आ जाए और साइंस आ जाए, वो मैं कंप्लीट करा दूंगा आपका, ठीक है। जिसके लिए मैं शॉर्ट नोट्स, फुल नोट्स और ये माइंड मैप जैसा, और एक अपने पास और टॉपिक होता है फ्लो चार्ट। अभी तो फ्लो चार्ट वाला भी दिया ही नहीं, फ्लो चार्ट देखोगे ना वैसे ही सब कुछ याद रहेगा माइंड में, पूरा का पूरा सिलेबस, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो हम लोग यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, जय हिंद।